अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड का नाम है पार्टिंग। कहानी की शुरुआत होती है उस अनजान शख्स से जो आसमान से टपका था और हार्फुड्स की गली के बाहर गिरा था। ये स्ट्रेंजर फिलहाल नॉरी से बात कर रहा है। वो बार बार कुछ शब्द दोहरा रहा है, कह रहा है माई ग्रेट थम्स। हमें समझ में आता है कि वो एक्चुअली माइग्रेशन कहने की कोशिश कर रहा है। नॉरी उसे समझा रही है कि जो हार्फुड्स हैं वो लगातार माइग्रेट करते हैं, किसी एक जगह रुककर नहीं रहते। बातों बातों में पेरिल शब्द आता है और स्ट्रेंजर पूछता है नॉरी से कि इसका मतलब क्या है। वो कहती है खतरा। स्ट्रेंजर कहता है कि मैं पेरिल हूँ, मैं खतरा हूँ। हालांकि नॉरी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो किसी तरह का खतरा नहीं है, बल्कि वो अच्छा है। स्ट्रेंजर को ये बात पसंद आती है कि नॉरी उसे गुड कह रही है। हार्फुड्स का कारवां आगे बढ़ रहा है, जिसमें नॉरी की फैमिली सबसे पीछे है। उसके साथ पॉपी भी मौजूद है। पॉपी की माँ भी पीछे छूट चुकी है, यानी कि पॉपी अब सिर्फ नॉरी और उसके परिवार के भरोसे है। वो एक गीत गुनगुना रही है। इन गानों की लाइनें J.R.R. टोल्किन की किताबों से डायरेक्टली ली गई हैं। थोड़ी देर में ही हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये स्ट्रेंजर गिरा था और वहाँ आग लग गई थी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। इनका हुलिया देखकर लग रहा है जैसे किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। इनके बारे में फ़िलहाल हम कुछ नहीं जानते। इतना समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे हैं। क्या उसे ट्रैक भी कर रहे हैं? क्या हार्फुड्स के लिए ये लोग खतरा बन सकते हैं? देखते हैं। इसके बाद हम एडार को देखते हैं जो धूप का मज़ा ले रहा है। वो इस बात को महसूस कर रहा है कि ऑर्क्स के साथ रहने की वजह से वो धूप में अक्सर नहीं आ पाता और वो ऑर्क्स को भी धूप में लाने के लिए कुछ काम कर रहा है। उसका कोई प्लान है। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की फिल्म्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि ऑर्क्स का एक अपग्रेडेड वर्जन फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, जिसे उरक-हाई कहा जाएगा, जिन्हें बनाने वाले शख्स का नाम होगा सौरोमान। यहीं पास में साउथलैंड्स है, जहाँ पर वो टावर मौजूद है जहाँ पर एल्व्स रहकर इंसानों पर नज़र रखते थे। इस टावर का नाम ऑस्टेरिथ है। यहाँ पर फिलहाल इंसान खुद मौजूद हैं। ब्रॉनविन यहाँ पर मौजूद लोगों को एड्रेस करती है। वो उन्हें कहती है कि भले ही इस टावर का जो सिंबल है वो इंसानों पर भरोसा ना करना था, लेकिन हम इस जगह को मजबूत बनाएंगे, यहाँ रहेंगे और एल्व्स का साथ देंगे बुरी शक्तियों से लड़ने में। वो कह रही है कि ऑर्क्स वापस लौट आए हैं, यानी कि उनका लीडर भी वापस आ गया है। ऐसे में इंसानों को एल्व्स का साथ देना चाहिए। वो यहाँ मौजूद लोगों को इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए कहती है। कुछ लोग हाथ भी उठाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा पिछले एपिसोड का सीन याद आ गया होगा, जहाँ पर मेरियल सेम तरह की बात कहती है और न्यूमेनॉर के लोग एल्व्स का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन तब तक वॉल्ड्रेग आ जाता है और ब्रॉनविन के अगेंस्ट बातें करने लगता है। उसका कहना है कि हम एल्व्स का साथ क्यों देंगे, जो हमारे पूर्वजों ने किया है हमें भी वही करना चाहिए। वो भी यहाँ मौजूद लोगों को एड्रेस करता है और कहता है कि मेरे साथ डार्क लॉर्ड के पास चलो। बेसिकली इनको ये तो नहीं पता है कि जो वापस आया है वो कौन है। फिलहाल तो हम भी नहीं जानते, बस इतना पता है कि एक विलन है जिसे बाकी ऑर्क्स अडार कह रहे हैं। तो ये शख्स सौरन का नाम लेता है, उसका साथ देना चाहता है और यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़ता है ऑर्क्स के पास। वो जाने से पहले थियो को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि शायद थियो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। उसके पास एक हिल्ट भी है जिसके अंदर ज़रूर कुछ नेगेटिव ताकतें हैं, लेकिन थियो अपनी माँ के साथ रहना चुनता है और उसका जो दोस्त है वो वॉल्ड्रिक के साथ चला जाता है। ब्रॉनविन और एरेंडियर के बीच बात होती है। ये लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आधे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन इस बात की भी वैल्यू दी जाती है कि कम से कम आधे लोग रुके तो। चलते हैं न्यूमेनॉर, जहाँ पर इसिल्डोर अपने पिता एलेंडल को कह रहा है कि वो भी उनके साथ चलेगा। हालांकि उसके पिता नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी जगह अर्न करनी चाहिए और जब तुम सी गार्ड का हिस्सा नहीं बन पाए, इनफैक्ट तुम किसी भी तरह की आर्मी का या फिर किसी तरह के गिल्ड का हिस्सा नहीं हो, तो फिर मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं और तुम्हें अपने साथ जाने वाले सोल्जर्स में शामिल क्यों करूं। इसिल्डोर मिडल अर्थ की तरफ जाना चाहता है। शायद पहले भी जब वो सी गार्ड में शामिल नहीं हुआ था तो उसकी वजह यही थी कि उसे समंदर के पार से, ओशियन के पार से आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे उसे कोई पुकार रहा हो।
इसिल्डोर के हिसाब से यही उसकी जिंदगी का मकसद है, लेकिन उसके पिता उसे अपने साथ मिडिल अर्थ लेकर नहीं जाना चाहते। यहीं पास में ही चांसलर फेराजॉन का दिखाया जाता है। वो पैलेस में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे लोग उन पर चिल्ला रहे हैं। वो इस फेवर में नहीं है कि न्यूमेनॉर के लोग एल्व्स का साथ दें और मिडिल अर्थ जाएं। चांसलर इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करके अकेला चले जाते हैं। हम एरियन को भी देखते हैं जो केमेन से अकेले में बात करती है। कहती है कि तुम्हें अपने पिता को समझाना चाहिए, हमें इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम यहाँ पर न्यूमेनॉर में सुरक्षित हैं और हम मिडिल अर्थ क्यों जाएं? वो शायद एंटी एल्फ है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके पिता और भाई दोनों ही न्यूमेनॉर छोड़कर मिडिल अर्थ जाने के लिए तैयार हैं और वो ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए शायद वो इस लड़ाई के अगेंस्ट है। उसकी इंटेंशन फिलहाल क्लियर नहीं है, बट आप ये समझ सकते हैं कि ये दो तरह के पॉलिटिकल व्यूज हैं न्यूमेनॉर में इस वक्त, और एरियन का व्यू पॉइंट अपने पिता और भाई से अलग है। वो केमेन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। केमेन जाकर अपने पिता से बात करता है, कहता है कि हम एल्व्स का साथ कब से देने लगे, हम किसी एल्फ के कुछ भी ऑर्डर देने पर क्यों उसकी बात सुने। हमें पता चलता है कि चांसलर फेराजॉन के दिमाग में बड़ा प्लान चल रहा है। वो बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ के लोग एल्व्स का साथ देंगे और मिडिल अर्थ जाने लगेंगे, वहाँ के इंसानों की मदद करेंगे, तो ऐसे में न्यूमेनॉर और मिडिल अर्थ के बीच जो रिश्ता है वो बेहतर हो जाएगा, ट्रेड होगा, बिजनेस होगा और तरक्की होगी। फेराजॉन को लग रहा है कि मिडिल अर्थ के लोग एक तरह से उनके एहसान के तले दब जाएंगे, जिसका न्यूमेनॉर को और ख़ासकर फेराजॉन को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बेसिकली चांसलर फेराजॉन का स्टैंड भी बिल्कुल पॉलिटिकल है। पिछले एपिसोड में हमने हेलब्रांड को न्यूमेनॉर की सड़कों पर आज़ाद घूमते हुए देखा था। उसे फाइनली वो जॉब मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी, और वो फाइनली एक स्मिथ के तौर पर काम कर रहा है। उसने अभी अभी एक तलवार फोर्ज की है। हमें यह भी समझ में आता है कि गैलाड्रियल अभी तक हेलब्रांड का साथ छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वो उसे अपने साथ मिडिल अर्थ जाने के लिए कह रही है। वो जाना चाहता तो नहीं है, मगर गैलाड्रियल के साथ क्वीन मेरियल से मिलने के लिए पहुंचता है और मैप पर उन्हें ये भी बताता है कि उसके हिसाब से अभी ऑर्क्स और जो अडार है वो किस तरफ जा रहे हैं। वो ऑस्टरिथ की तरफ इशारा कर रहा है, यानी वही जगह जहां पर ब्रॉनविन, एरंडियोर और थियो मौजूद हैं। क्वीन को भी ये बात पता है कि हेलब्रांड कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है। हो सकता है कि वो कोई राजा हो। ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरियल को तो इस बात पर लगता है, यकीन है कि हेलब्रांड कोई राजा है, और जैसे ही वो मिडिल अर्थ पहुंचेगा वहाँ के लोग हेलब्रांड को फॉलो करने के लिए तैयार होंगे। गैलाड्रियल अभी भी हेलब्रांड को अपने साथ मिडिल अर्थ चलने के लिए फोर्स कर रही है, और वो अपनी गर्दन से वो पाउच उतार देता है जिस पर रॉयल फैमिली का सिजिल है। वो गैलाड्रियल को कहता है कि मैं कोई भी ताज नहीं पहनना चाहता हूँ, किसी दूसरे शख्स को ढूंढ लो जिसे तुम इंसानों का राजा बनाना चाहो। बेसिकली वो यहाँ न्यूमेनॉर में खुश है। वो अपने लोहार की जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। हारफुट्स का कारवां आगे बढ़ रहा है। ये लोग ग्रे मार्शेस से होते हुए थिसिलडेल जाते हैं। रास्ते में एक उजाड़ जंगल आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ उगता ही नहीं। लोग इसे देखकर थोड़ा हैरान हैं। यहाँ पर लीडर सेडॉक से एक औरत बात भी करती है। वो उसे कहती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इन जंगलों को हमने इस हालत में तो पहले कभी नहीं देखा। इन्हें लगता है कि कहीं इसकी वजह वही अजनबी शख्स तो नहीं है। वो सेडॉक को एक बुरा आइडिया देती है। कहती है कि नॉरी और उसके परिवार के जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, उन्हें ही हमें छीन लेना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, हमारे साथ नहीं आने देना चाहिए। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही लेडी थोड़ी देर बाद इन्हीं जंगलों में अकेले भटक रही होती है। उसे बड़ी मुश्किल से कुछ खाने लायक चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ बीस्ट्स आ जाते हैं। ये वूल्स हैं जिनकी झलक हम पहले के एपिसोड्स में भी देख चुके हैं। पॉपी और नोरी भी यहीं मौजूद हैं। उन्हें ज़मीन पर इन वूल्स के पैरों के निशान दिखते हैं। इन पर अटैक होता है, लेकिन वक्त पर पहुंच जाता है स्ट्रेंजर और इन वूल्स को यहाँ से भगा देता है किसी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सिर्फ ज़मीन पर एक तरह का मुक्का मारता है और ये जो वूल्स हैं, 3 वूल्स दूर जाकर गिरते हैं। हालांकि इस हादसे में इस स्ट्रेंजर का हाथ जख्मी हो गया है। ऐसा लगता है कि इस हारफुट्स की लेडी को बचाने का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और इस स्ट्रेंजर को अब हारफुट्स के साथ चलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, उन्हें पीछे नहीं भगाया जाएगा। लेकिन कुछ और ही हो रहा है। ये स्ट्रेंजर अपने आप को हील करने के लिए किसी तरह के मंत्र का इस्तेमाल कर रहा होता है। हम देखते हैं नॉरी के साथ साथ जो
बगल में आके बैठ चुकी है और देख रही है कि वो क्या कर रहा है। उसने अपना हाथ पानी में डाला हुआ है और पानी ये जम रहा है, साथ साथ उसका हाथ भी जम रहा है। नौरी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो भी पानी में हाथ डाल दी है और उसको छूती है। स्ट्रेंजर नहीं जानता कि उसके बगल में नौरी बैठी है। उसने अपने हाथ से उसके हाथ को छुआ हुआ है, जिसकी वजह से शायद ये जादू बिखर कर नौरी के हाथ पर भी आ गया है। अब नौरी भी इसी तरह से जमती जा रही है। नौरी को इस स्ट्रेंजर्स के कुछ विजन्स दिखते हैं और वो झटक कर दूर गिरती है। इस स्ट्रेंजर की ताकतें बहुत खतरनाक हैं और नौरी को शायद इस बात का अभी अभी एहसास हुआ है। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था इस स्ट्रेंजर को कि तुम गुड हो, तुम पेरिल नहीं हो, डेंजर नहीं हो, लेकिन अभी वो खुद डरी हुई है। होपफुली ये स्ट्रेंजर नौरी को समझाने में और अपनी जादुई ताकतों के बारे में बताने में आगे के एपिसोड्स में कंफर्टेबल हो जाएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये है कौन। बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक शो खुद नहीं दिखा देता कि ये स्ट्रेंजर कौन है, तब तक मैं इन अंदाजों पर यकीन नहीं करूँगी। न्यूमेनोर में गैलाड्रियल को मौका मिला है अपनी तलवारबाजी के स्किल्स दिखाने का। वो यहाँ पर मौजूद बच्चों को इम्प्रेस करती है, उन्हें ट्रेन करते हुए। आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। इन लोगों ने सिर्फ एल्व्स के बारे में सुना है, उनके स्किल के बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी एल्फ को खुद अपने सामने नहीं देखा और लड़ते हुए तो देखना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों के लिए। वो देखते हैं कि गैलाड्रियल कितनी ज़्यादा बैलेंस्ड है फाइट करते वक्त, और वो इन बच्चों को यही समझाती है कि ब्रूट फोर्स यानी ताकत और सिर्फ जोर लगाना काफ़ी नहीं होता, आपको मूवमेंट भी करनी आनी चाहिए और बैलेंस की अहमियत भी पता होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग में इनमें से कोई भी गैलाड्रियल पर भारी नहीं पड़ पाता, लेकिन इसिल्डोर का पुराना दोस्त गैलाड्रियल के कपड़ों पर खरोंच लगाने में कामयाब होता है। इसीलिए उसे लेफ्टिनेंट की पोजीशन दी जाती है, एक तरह से प्रमोट कर दिया जाता है। इसिल्डोर को इस बारे में पता चलता है और वो भी अपने दोस्त के पास पहुंचता है। कहता है कि भाई अब तो तुम प्रमोट हो चुके हो, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मतलब पहले तो उसने अपने पिता के पास जाकर सोर्स लगवाने की कोशिश की, जब वहाँ काम नहीं बना तो वो अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम मेरा सपोर्ट करो, लेकिन उसका दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है। हालांकि वो मजाक मजाक में उसे 2 पंच भी मारता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उससे गुस्सा था। इसिल्डोर की वजह से उसके दोस्त की जॉब चली गई, उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया गया, और अब जब वो फाइनली मिडिल अर्थ जाने के लिए चुना जा चुका है, उसे लेफ्टिनेंट बनाया जा चुका है, तो वो इसिल्डोर की हेल्प नहीं करना चाहता। वो उसे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी तो कुछ ऐसा मिले जिसके लिए तुम कुछ भी छोड़ने के लिए राजी हो जाओ। न्यूमेनोर की क्वीन रीजेंट मेरियल ने मिडिल अर्थ की तरफ 5 शिप्स रवाना करने का फैसला किया है, जिनमें 500 सोल्जर्स होंगे जो एल्व्स का साथ देंगे सौरन के खिलाफ लड़ाई में। वो ये खबर अपने पिता को सुनाती है। उसे लगता है कि उसके पिता ये बात सुनकर खुश होंगे, क्योंकि वो प्रो एल्व्स रहे हैं और हमेशा से चाहते रहे हैं कि एल्व्स के साथ न्यूमेनोर के लोगों का रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो मेरियल को मिडिल अर्थ जाने से मना करते हैं। उनका कहना है कि वहाँ अंधकार उसका इंतज़ार कर रहा है। अब मेरियल क्या करेगी? वो ऑलरेडी गैलाड्रियल को वादा कर चुकी है, बल्कि न्यूमेनोर के लोगों के आगे ऐलान कर चुकी है कि वो लोग मिडिल अर्थ जाएंगे। बल्कि क्वीन रीजेंट खुद भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। वहाँ पहुँचकर वो देखना चाहती है कि गैलाड्रियल किन बुरी शक्तियों के बारे में बात कर रही है, लेकिन अब उसके पिता उसे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। लेट्स सी। कैमिन अपने पिता फेराजॉन से इस बारे में बात कर चुका है कि वो मिडिल अर्थ की तरफ अपनी शिप्स को ना जाने दें, लेकिन उसके पिता उसकी इस बात को अहमियत नहीं देते, तो वो खुद से कुछ फैसला करने के बारे में सोच रहा है। वो एक शिप के अंदर जाता है और उसको शायद आग लगाना चाहता है, क्योंकि उसके पास सामान है आग लगाने का। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाए, उसे यहाँ पर इसिल्डोर छुपा हुआ मिलता है। इसिल्डोर को लग रहा था कि भाई भले ही उसे कोई मिडिल अर्थ ना ले जाना चाहे, वो छुप कर ही चला जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर जो शिप को उड़ाने का प्लान था वो अनजाने में ही सही सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ एक ब्लास्ट होता है। इसिल्डोर और कैमिन बड़ी कन्वीनियंटली पानी में गिरते हैं, बच जाते हैं और बल्कि किनारे पर भी आ जाते हैं। जब एलेंडिल इन दोनों को देखता है तो पहले तो वो इनको शक भरी नज़रों से देखता है, लेकिन कैमिन उसे कहता है कि इसिल्डोर ने मेरी जान बचाई और वहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हो गया, तो एक तरह से एक्सीडेंट करार दिया गया इस ब्लास्ट को।
केमन और इसिल्डोर पे किसी तरह का शक नहीं आया है। इसी वजह से एलेंडल की आंखों में अब इसिल्डोर की पोजीशन थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। हो सकता है वो उसे अपने साथ मिडिल अर्थ ले जाने के लिए तैयार हो जाए। वहीं गैलाड्रियल फिर से हेलब्रांड से अकेले में बात करने के लिए पहुंची है। वो उसे राज़ी करना चाहती है अपने साथ चलने के लिए। हेलब्रांड उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब मैं तुम्हें वहाँ बीच समंदर में मिला था, उससे पहले मैंने क्या किया तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तुम उन चीज़ों के बारे में जानोगी, तुम्हारे लोग उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, बल्कि यहाँ न्यूमेनॉर के लोगों को भी जब मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बातों बातों में गैलाड्रियल को कहता है कि उसने अंधकार का साथ दिया है, डार्कनेस को छुआ है। हालांकि गैलाड्रियल अभी भी पॉजिटिव है। वो कहती है कि रोशनी से पहले डार्कनेस होती है और कई बार रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें डार्कनेस को छूना पड़ता है। वो अपने भी डार्क एक्सपीरियंस के बारे में बताती है कि कैसे उसके भाई की मौत के बाद वो बिल्कुल नफ़रत से भर गई थी और अभी तक उसी नफ़रत में जूझ रही है। वो इस मौत का बदला चाहती है, बल्कि उसके अंदर भी डार्कनेस आ गई थी एक तरह की। इसी वजह से शायद उसके लोगों ने गैलाड्रियल का साथ छोड़ दिया। वो अपने पुराने दोस्त के बारे में बात करती है। वो यहाँ एलरॉन्ड का जिक्र कर रही है कि किस तरह से एलरॉन्ड ने उसको धोखा दिया। उसके हाई किंग गिल गैलाड ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे वेलेनोर की तरफ रवाना कर दिया। ऑर्क्स के साथ लड़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। गैलाड्रियल को सिंपली ये लग रहा है कि बाकी एल्व्स ने उसका साथ नहीं दिया, ना उसके राजा ने, ना उसके पुराने दोस्त ने। वो हेलब्रांड से बॉन्ड करने की कोशिश कर रही है। वो हेलब्रांड का साथ मांग रही है। उसे कह रही है कि तुम राजा हो और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम मेरे साथ आओ और हम इन बुरी शक्तियों से लड़ाई करेंगे। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एडमेंट है और उसकी शायद यही बात उसके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती। हालांकि वो जो करना चाहती है वो कर ही लेती है। अल्टीमेटली उसने क्वीन रीजेंट को अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए मजबूर किया ही और हेलब्रांड को भी वो फोर्स कर ही रही है। इस बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है। साउथलैंड्स में जो ऑस्टरिथ टावर था, वहाँ से कई सारे लोग निकले थे ऑर्क्स का साथ देने के लिए। वो सॉरन को फॉलो करना चाह रहे थे। ये सभी लोग वॉल्ड्रेक के साथ थे और जब ये अडार के सामने पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, डार्क लॉर्ड का साथ देना चाहते हैं, तब एडार को शायद उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। उसे पूछा जाता है कि क्या तुम सौरन हो, और एडार गुस्सा हो जाता है। वो थियो के दोस्त को सामने लाता है और वॉल्ड्रिक से कहता है कि तुम्हें यकीन दिलाना होगा मुझे कि तुम वाकई हमारे साथ हो और तुम्हें ब्लड सैक्रिफाइस करना होगा। एक तरह से यही कहता है वो उसे कह रहा है कि तुम्हें इस बच्चे को मारना होगा। अब वॉल्ड्रिक ऐसा करता है या नहीं करता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। ऑस्टरिथ टावर पर ब्रॉनविन का बेटा थियो फाइनली बॉन्ड कर रहा है एरेंडियर के साथ। एरेंडियर उस पर यकीन दिखा रहा है, उसे एक वेपन भी देता है, जिसकी वजह से शायद थियो उस पर भरोसा करने लगता है और उसे वो हिल्ट दिखाता है जो उसने इतने दिनों से छुपा कर रखी थी। एरेंडियर जैसे ही इस हिल्ट को देखता है उसे कुछ याद आता है। वो ब्रॉनविन के पास जाता है और इन लोगों को साथ में एक दीवार के पास लेकर जाता है, उसे झाड़ता है और यहाँ पर हमें इसी हिल्ट के जैसी एक तलवार नज़र आती है, उसका निशान नज़र आता है। वो कहता है कि ये कोई तलवार नहीं है, कोई हिल्ट नहीं है, बल्कि एक चाबी है। ब्रॉनविन को जब इस हिल्ट के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट करती है। वो एरेंडियर से कहती है कि शायद उन लोगों की किस्मत में ही ये लिखा हुआ है कि वो नेगेटिव ताकतों का साथ दें और सॉरन के सपोर्टर्स बने। उसे लग रहा है कि इतने सालों से एल्व्स जो साउथलैंड्स के इंसानों पर नज़र रख रहे थे वो सही कर रहे थे, क्योंकि देखो इनमें से आधे लोग जो हैं वो बुराई का साथ देने के लिए जा चुके हैं। हालांकि एरेंडियर को अभी भी यहाँ के लोगों पर भरोसा है और अब इस हिल्ट के ज़रिए कौन सा ताला खुलेगा आगे के एपिसोड में पता चलेगा। चलते हैं लिंडन, जहाँ पर हाई किंग गिल-गैलाड, एल्ड्रॉन, कैलिब्रिम्बोर और डुरिन द फोर्थ डिनर कर रहे हैं। डुरिन से बातों बातों में पूछा जाता है कि आखिरकार आजकल काजाडूम में हो क्या रहा है। वहाँ अक्सर बहुत सारी आग जलती रहती है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आखिर क्या खोदा जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है। डुरिन इस बात को बड़ी आसानी से घुमा देता है और ख़ुद एक सवाल सामने रखता है। कहता है कि जिस टेबल पर बैठकर हम लोग खाना खा रहे हैं ये काफ़ी कीमती टेबल है। ये जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है ये ड्वार्फ सिर्फ कबर में इस्तेमाल करते हैं या किसी के मॉन्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग इसे डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं।
गिलगलैड इस बात से एम्बैरस हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये टेबल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बेसिकली डोरिन ने टॉपिक बड़ी आसानी से बदल दिया। बाद में जब एलरॉन्ड के साथ वो अकेले खड़ा होता है तो एलरॉन्ड इस बात को समझ जाता है। वो उसे कहता भी है कि तुम बड़े समझदार हो और तुमने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि ये टेबल मुफ्त में लेकर जा रहे हो। डोरिन कहता है कि भाई मैं अपनी वाइफ डिसा को एक नई टेबल गिफ्ट करना चाहता था और मुझे ये टेबल पसंद आ गई। इन लोगों के बीच और भी बात होती है। बाद में एलरॉन्ड और गिलगलैड की अकेले में बात होती है और उससे पूछा जाता है कि डोरिन द फोर्थ क्या छुपा रहा है। तुम जब काजाडूम गए थे तो तुमने क्या वहां पर कुछ देखा? एलरॉन्ड इस सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने अपने दोस्त से एक वादा किया है और मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि ये राजा एलरॉन्ड को फिर भी पुश करता है, उससे और भी सवाल करता है और मिथिरल का जिक्र ले आता है। वो कहता है कि मिथिरल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। एपिसोड 1 में हमें यहाँ मौजूद पेड़ की एक पत्ती को दिखाया गया था जो काली पड़ रही थी। अब ये पूरे पेड़ पर एक तरह से हावी हो गई है कालिक। ऐसा लग रहा है ये पेड़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। गिलगलैड इसी बात का जिक्र करता है और कहता है कि ये रोशनी ख़त्म हो रही है और जब ये रोशनी ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से तो एल्व्स भी नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि एल्व्स मर नहीं सकते, वो अमर होते हैं, लेकिन इन्हें भी कहीं ना कहीं से पावर मिलती है और वो पावर ही अब इस दुनिया से जा रही है। यहाँ पर डार्कनेस यानी अंधकार हावी होता जा रहा है। राजा एलरॉन्ड को एक पुरानी कहानी सुनाता है। एक एल्विन वॉरियर था जिसने एक बेलरॉग के साथ एक लड़ाई लड़ी थी। बेलरॉग आपको याद होगा अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है। ये एक तरह का डीमन होता है जो जादूगर भी है, ड्रैगन भी है और इससे आग की लपटें उठती रहती हैं। तो एक बेलरॉग से एल्विन वॉरियर की जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी और पीछे एक पेड़ मौजूद था। इनकी लड़ाई के दौरान ही उस पेड़ पर बिजली गिरती है और एक तरह की ताकत उस पेड़ के ज़रिए जड़ों में चली जाती है और जड़ों से होते हुए वो ज़मीन के अंदर, पत्थरों के अंदर वो एनर्जी, लाइटनिंग चली जाती है जो मिथरल का रूप ले लेती है। अब गिलगलैड के सामने जो पेड़ मौजूद है उसे लग रहा है कि जिस तरह से ये काला पड़ रहा है, ज़रूर इस दुनिया में जो एल्डर्स की लाइट है जिससे यहाँ पर मौजूद एल्व्स को रोशनी मिलती है वो ख़त्म हो रही है। उसका कहना है कि जो मिथरल इस दुनिया में मौजूद है, अगर हमारे पास किसी तरह से आ जाए, बल्कि अगर लार्ज अमाउंट में हमें मिथरल मिल जाए तो हम एल्व्स बच सकते हैं क्योंकि हम इससे निकल रही ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलरॉन्ड के पास 2 चॉइसेस हैं। वो या तो अपनी रेस को बचाए या फिर अपने दोस्त से किया वादा निभाए। वो बहुत ही आसान रास्ता चुनता है जो असल में मुश्किल भी होता है। वो अपने दोस्त को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है और इसका रिजल्ट काफ़ी आसान हो जाता है। अगर वो धोखा देना चूज़ करता तो शायद लड़ाई हो सकती थी और मामला ख़राब हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसने डोरिन को सब कुछ सच सच बताने की सोची तो डोरिन ने अपने दोस्त का साथ दिया और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से तुम्हारी रेस बच जाएगी, तुम्हारी स्पीशी बच जाएगी तो ये तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। और वो 2-3 बार एलरॉन्ड को ये बात दोहराने के लिए भी कहता है कि मैं बचा सकता हूँ तुम्हें, अगर मैं चाहूँ तो तुम एल्व्स बच जाओगे। वो खुश भी होता है इस बात पे और कहता है कि ठीक है, चलते हैं और मैं अपने पिता से बात करूँगा, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। वो एलरॉन्ड को और बाकी एल्व्स को बहुत ही कीमती मिथरल देने के लिए राज़ी है। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें कुछ शिप्स दिखाई जाती हैं जिस पर क्वीन मेरियल मौजूद हैं। गैलाड्रियल भी अपना शानदार कवच पहनकर शिप पर सवार हुई है। हैलब्रांड भी आखिरी मोमेंट पर अपना मूड चेंज कर चुका है। वो अपना सिजिल जो उसने बहुत दिनों से अपने गले में पहना हुआ था उसे उठाता है और वो भी फाइनली हमें शिप पर नज़र आता है। एलेंजल भी यहाँ पर मौजूद है। उसकी बेटी एरियन दूर से इन लोगों को जाता हुआ देख रही है। इसिल्डोर को भी फाइनली शिप पर जगह मिल गई है। उसे लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जॉब पर रहेगा, लेकिन उसे साफ सफाई का काम मिला है। उसके पिता अभी भी नेपोटिज्म में बिलीव नहीं कर रहे और उसे सिर्फ उसका बेटा होने की वजह से पोस्ट देने के लिए राजी नहीं है। उसे अपने पिता को अभी इम्प्रेस करना पड़ेगा अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो। खैर, ये लोग फिर भी खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं मिडिल अर्थ की तरफ। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आई नो बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, खुद मेरे भी दिमाग में सवाल हैं। जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी मैं उन पर वीडियोस बनाती रहूँगी।
ताकि आपके भी कुछ सवाल सॉल्व हो जाएं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर मन करे तो। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।